नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीआरपीसी के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आईपीसी की धाराओं को आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है उस वीडियो में, लगभग 1.5 लाख व्यू हो चुके हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देखते हुए मैंने सीआरपीसी की वीडियो भी बना दी है। तो आज के बाद आपको सीआरपीसी से संबंधित जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीसी की धाराओं को कैसे याद किया जा सकता है। 2 तरीके बताऊंगा, आप बताइएगा कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीआरपीसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां ले लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो सीआरपीसी है इसका निर्माण 14वें विधि आयोग के संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। मतलब जो अभी वर्तमान का सीआरपीसी है इसका निर्माण किसके आधार पर किया गया है, तो वो किया गया है 14वें विधि आयोग के आधार पर। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अच्छा, अगर आपने हमारे संविधान के अनुच्छेद वाली वीडियो देखी है तो कमेंट करके बताइएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन किस अनुच्छेद में है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान का जो सीआरपीसी है ये आया था अस्तित्व में 1973 से, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1974 को, और सीआरपीसी में जो राष्ट्रपति जी की अनुमति मिली थी वो मिली थी 25 जनवरी 1974 को। ठीक है, वर्तमान सीआरपीसी में अध्याय की संख्या है 37, धाराएं हैं 484, और अगर अनुसूची की बात की जाए तो अभी हैं 2+1, मतलब 2 हैं और 1 जो है वो प्रगति में है, मतलब संशोधन किया जा रहा है कि एक और जोड़ दिया जाए तो फिर आगे चलकर अनुसूची की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये सीआरपीसी संशोधन 2020 में किया गया है। जो तीसरा वाला ऐड करना है ये अभी राज्यसभा में बिल पास हो गया है, लोकसभा में बचा हुआ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में अनुसूची कितनी है, 2 हैं और 1 और जुड़ने वाली है। शायद आप भविष्य में आगे जब वीडियो देखो तो तब तक 3 हो जाएं। ठीक है, तो आप अपडेट रहिएगा। साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि इस नई सीआरपीसी से पहले भी क्या कोई सीआरपीसी थी, तो जी हाँ थी। वो थी सीआरपीसी 1998। ठीक है, वो सीआरपीसी कब आई थी, 1998 में। उसमें अध्याय की संख्या थी 46, अनुसूची की संख्या थी 5 और धाराएं थी 565। ठीक है, तो ये चाहे तो आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अभी तक सीआरपीसी में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो अभी तक सीआरपीसी की अगर बात करें तो कुल 17 संशोधन हुए हैं। ठीक है, 2019 तक 17 संशोधन हुए हैं। और जो मैंने आपको बताया कि तीसरी अनुसूची जुड़ने वाली है सीआरपीसी संशोधन 2020 के अंतर्गत, तो जब ये जुड़ जाएगी तो संशोधन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अभी कितनी है, 17 है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचियों के बारे में कि किस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। इसके बाद हम लोग अध्याय को याद करेंगे कि किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्तमान सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं और एग्जाम में यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है। जैसे आपने संविधान का भाग याद किया था तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते थे कि संविधान के किस भाग में किस चीज़ का वर्णन है। ऐसे ही यहाँ की धाराओं के साथ साथ अध्याय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है, तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुसूची को देख लेते हैं। तो जो अनुसूची 1 है उसमें अपराधों के वर्गीकरण की बात की गई है, जैसे कि जमानती अपराध हो गया, अजमानती अपराध हो गया, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, ये चीज़ें, और साथ ही साथ कौन सा मजिस्ट्रेट किस अपराध की सुनवाई करेगा, इन सभी चीज़ों का वर्णन अनुसूची 1 में है। इसके बाद जो अनुसूची 2 है उसमें प्रारूपों का वर्णन है। ठीक है, प्रारूप मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि वारंट का क्या प्रारूप होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सभी के प्रारूप का वर्णन है अनुसूची 2 में। और तीसरा जो ऐड होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, संशोधन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि राज्यसभा में पास हो गया है, लोकसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। तो तीसरे वाले में अगर आएगा तो क्या आएगा, तो वो पीड़ित परिजनों का बयान से संबंधित है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में तभी पता चलेगा जब वो चीज़ें आ जाएंगी। तो थोड़ा सा आप केवल जहन में रखिएगा, बाकी आगे हम लोग बात करेंगे जब भी ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सीआरपीसी की 37 अध्याय को देख लेते हैं कि किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 1 की। इसमें वर्णन है प्रारंभिक का।
प्रारंभिक का मतलब क्या है, तो प्रारंभिक में वर्णन है कि इसका नाम क्या है, मतलब सीआरपीसी के नाम का वर्णन है, सीआरपीसी का विस्तार कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ लागू होगी कहाँ लागू नहीं होगी, और सीआरपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी इसके अंतर्गत हैं। तो अध्याय 1 में किसकी बात की गई है, प्रारंभिक की बात की गई है, या फिर नाम विस्तार इन सब चीज़ों की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है पहली गिनती शुरू हो रही, मतलब प्रारंभ ही हो रहा है, एक जो है प्रारंभ है गिनती का, तो प्रारंभ और प्रारंभिक। और हम लोगों ने जैसे संविधान के अनुच्छेद नहीं याद किए थे, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में वही बात होगी जिसके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे हमारी कॉपी होती है, पहले के टाइम पे जब हम नोटबुक बनाते थे तो सबसे पहले पन्ने पर अपना नाम लिखते थे, क्योंकि हमारी नोटबुक हुआ करती थी, और बाद में उस सब्जेक्ट का नाम लिखते थे जिस सब्जेक्ट की नोटबुक हुआ करती थी। वैसे ही ये जो सीआरपीसी है तो ये अपने बारे में सबसे पहले लिखेगा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 में वर्णन है दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो धाराएं आएंगी वो आएंगी 6 से लेकर 25A तक, और अध्याय 1 में धाराएं आती हैं 1 से लेकर 5 तक। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 की बात हो रही है और दंड शब्द लिखा हुआ है। दंड को याद करने के लिए थोड़ा सा दंड शब्द को मैं बदल दूं तो हो जाएगा दौंड, दंड दौंड, मतलब 2 शब्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 लिख दीजिए और लास्ट के जो बचे हुए शब्द लिख दीजिए, तो आप दंड ही पढ़ेंगे। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 2 में किस चीज़ का वर्णन है, दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन का, ठीक है। जब आपके सामने ऑप्शन होगा, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों के गठन का वर्णन सीआरपीसी के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 3 की, जिसमें वर्णन है न्यायालय के शक्ति की। तो यहाँ पर देखिए न्यायालय की बात हो रही है, न्यायालय मतलब कोर्ट की बात हो रही है, और शक्ति में शब्द लिखा हुआ है सती, ती फॉर 3, ठीक है। और कोर्ट की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, सी जो है अल्फाबेट में वो भी 3 नंबर पे आता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 3 में किस चीज़ का वर्णन है, न्यायालय की शक्ति का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 26 से लेकर 35 तक की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 4 की। इसमें वर्णन है वरिष्ठ पुलिस कर अधिकारियों की शक्ति, और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता। तो इन चीज़ों का वर्णन है। तो सबसे पहले याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पुलिस शब्द लिखा हुआ है और अधिकारियों में शब्द लिखा हुआ है कार्यों, मतलब कार की बात, पुलिस के कार्य की बात। आपके सामने अगर ऑप्शन हो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता का वर्णन किस अध्याय में है, या फिर सीआरपीसी के किस अध्याय में है, तो आपके सामने ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 शब्द लिखा हुआ है ना, और पुलिस की कार है, और कार है तो जाहिर सी बात है 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर से आपको 4 याद आ जाएगा, मतलब अध्याय 4। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति और मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करना, ये किस अध्याय में वर्णित है, अध्याय 4 में। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 36 से लेकर 40 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 5 की, जिसमें वर्णन है व्यक्तियों के गिरफ्तारी का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 41 से लेकर 60A तक। तो यहाँ पर देखिए गिरफ्तारी की बात हो रही है, मतलब पुलिस द्वारा व्यक्तियों को पकड़ना। और जब पकड़ने की बात आती है तो हमेशा हम लोग किस चीज़ से पकड़ते हैं, तो अपने पंजे से पकड़ते हैं। मान लीजिए कोई भी चीज़ है या फिर मोबाइल है, तो उसको कैसे पकड़ते हैं, अपने हाथों से, मतलब अपने हाथ के पंजों से पकड़ते हैं। तो जैसे ही पंजा शब्द आता है तो 5 की अनुभूति होती है, या फिर आपको पता है कि हमारे पंजे में, हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं। तो याद रखिएगा अध्याय 5 में किस चीज़ का वर्णन है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी का वर्णन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 6 की, जिसमें हाजिर होने के लिए विवश करने की आदेशिकाओं का वर्णन है। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 61 से लेकर 90 तक। तो यहाँ पर देखिए हाजिर में जीर शब्द लिखा हुआ है, जीर को याद करने के लिए कर लेते हैं जीरा। आपको पता है जो जीरा होता है वो छौंक के काम में आता है, तो छौंक में आपको 6 शब्द मिल जाएगा। तो याद रखिएगा अध्याय 6 में किस चीज़ का वर्णन है, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 7 की, जिसमें वर्णन है चीज़ें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाओं का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 91 से लेकर 105 तक। तो यहाँ पर देखिए चीज़ों को पेश करने की बात हो रही है, तो ऐसा समझिए कि कोई भी मुजरिम है, उससे मंगाया जा रहा है कि वो चीज़ें पेश कर दो। या फिर ऐसा समझिए कि एक चोर है, वो कोई भी ऐसी चीज़ चुरा के ले गया, जैसे खाद्य सामग्री वाली चीज़ें, तो उसको बोला जा रहा है कि वो चीज़ें ला के पेश करो हमारे सामने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्यों बोला
जा रहा है जिससे कि उसका सेवन ना किया जा सके। सेवन करना मतलब क्या होता है, खा लेना। तो वो जो चीज़ें हैं उनका सेवन ना कर पाए कोई, इसलिए बोला जा रहा है कि चीज़ें पेश कर दो, उसके लिए विवश करने की आदेशिकाएं दी जा रही हैं या फिर आदेश दिया जा रहा है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय जो 7 है उसमें किस चीज़ का वर्णन है, चीज़ें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाओं का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 7A की, जिसमें वर्णन है कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यातिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा सम अपहरण के लिए प्रक्रिया का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुर्की शब्द को लेकर चलेंगे, मतलब संपत्ति की कुर्की शब्द को लेकर चलेंगे, जिससे कि ये चीज़ें याद हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, कुर्की। कुर्की में शब्द लिखा हुआ है कुकी, मतलब कुक की बात हो रही है। और आपको पता है कुक क्या करता है, भोजन बनाता है। और भोजन बनाता है तो भोजन का क्या करते हैं हम लोग, सेवन करते हैं। तो सेवन से आपको 7 याद आ जाएगा। ठीक है, और जो भोजन होता है अगर कुक बनाए कोई भी, मान लीजिए वो प्रोफेशनल कुक है, तो जाहिर सी बात है उसका भोजन बनाया हुआ कैसे होगा, A1 होगा, मतलब बेहतरीन होगा। तो A1 से आपको A भी याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 7A में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यातिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा समापहरण के लिए प्रक्रिया का। ठीक है, और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 105A से लेकर 105L तक की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 8 की, जिसमें वर्णन है परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति का। इसमें जो धाराएं हैं वो आती हैं 106 से लेकर 124 तक। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है परिशांति में शांति और सदाचार। ठीक है, तो आपको पता है कि शांति और सदाचार से अगर लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं, मतलब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें, मतलब हाथ में हाथ लेकर चल रहे हैं, ना कि झगड़ा कर रहे हैं। तो हाथ में हाथ है, ठीक है, सब दोस्त जैसे हैं। तो हाथ फॉर 8 आपको याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 8 में किस चीज़ का वर्णन है, शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 9 की, जिसमें वर्णन है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 125 से 128 तक। तो यहाँ पर देखिए भरण पोषण में एक शब्द लिखा हुआ है पोषण। पोषण को याद करने के लिए कर लेते हैं पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है, और आपने सुना होगा पत्थर से संबंधित कि नींव का पत्थर होना, या फिर नींव में पत्थरों की जरूरत पड़ती है, पाषाण की जरूरत पड़ती है, तो नींव फॉर नव। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 9 में किस चीज़ का वर्णन है, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 10 की, जिसमें लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का वर्णन है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 129 से लेकर 148 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 को याद करने के लिए कर लेते हैं दास, और यहाँ पर लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि व्यवस्था में शब्द लिखा हुआ है व्यवस्था। ठीक है, लोक व्यवस्था मतलब लोगों को व्यवस्था है, विवश हैं लोग। कौन से लोग विवश हैं, जो कि दास हैं। जाहिर सी बात है जो दास हैं वही विवश होंगे, जो कि स्वतंत्र हैं वो तो विवश होंगे नहीं। तो दास लोग विवश हैं, विवश फॉर व्यवस्था मतलब लोक व्यवस्था। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 10 में किस चीज़ का वर्णन है, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का। आपके सामने जब प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा कि लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने का वर्णन CRPC के किस अध्याय में है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपके सामने, लेकिन सही जवाब होगा अध्याय 10। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है अध्याय 11, जिसमें वर्णन है पुलिस का निवारक कार्य का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 149 से लेकर 153 तक। तो यहाँ पर देखिए पुलिस का निवारक कार्य की बात हो रही है, यानी ऐसा समझिए कि पुलिस कोई भी केस हो गया है तो उससे निवारण करवा रही है, मतलब बचा रही है। तो ज़्यादातर देखने को तो ऐसा मिलता नहीं है कि पुलिस बचाए, पुलिस की कोशिश यही रहती है कि जब तक फंसा हुआ है तो फंसा रहे, है ना। तो अगर पुलिस किसी का निवारण कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ दोस्ती है उसकी। ठीक है, मतलब कोई अगर दोस्त है तभी बचाएगा, बाकी बचाने वाला नहीं है। दोस्त मतलब 11 फॉर 11 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा अध्याय 11 में किस चीज़ का वर्णन है, पुलिस के निवारक कार्य का। और इसमें धाराएं कितनी आती हैं, तो 149 से लेकर 153 तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 12 की, जिसमें पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों का वर्णन है। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 154 से लेकर 176 तक।
तो यहाँ पर देखिए 12 शब्द लिखा हुआ है और एक शब्द लिखा हुआ है पुलिस को इत्तला। इत्तला का मतलब क्या होता है सूचना देना, या फिर ऐसा समझिए कि इत्तला का मतलब होता है के बारे में सूचना देना, किसी भी चीज़ के बारे में सूचना देना। तो 12 फोर 12 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 12 में किस चीज़ का वर्णन है, पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों का। ठीक है, इत्तला का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सूचना देना, तो 12 फोर 12। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 13 की, जिसमें वर्णन है जांचों और विवरणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता का। तो यहाँ पर देखिए दंड न्यायालय की बात हो रही है और जांचों और विवरणों की बात हो रही है। तो जांच और विवरण जब करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए सीबीआई की रेड पड़ जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं वो जांच करने के लिए, या फिर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ जाए, तो जांच करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उनको भी तोड़ फोड़ करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। तोड़ना फॉर 13, तोड़ा 13। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 13 में किस चीज़ का वर्णन है, जांचों और विवरणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता का। ठीक है, और इसमें धाराएं कितनी आती हैं, तो 177 से लेकर 189 तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 14 की, जिसमें वर्णन है कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 190 से लेकर 199 तक। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, यानी ये शर्तें हैं कि कार्यवाही शुरू की जा सके। कहाँ, कोर्ट में। तो आपको पता है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, एक तो जज साहब की ज़रूरत है। ठीक है, जज साहब जो कि हेड ही हैं, वो नहीं होंगे तो कोई मतलब की कार्यवाही तो होगी नहीं, तो जज साहब सबसे पहले चाहिए। तो एक तो जज साहब चाहिए, ठीक है, और 4 लोग और चाहिए। कौन कौन से, एक तो वादी चाहिए, दूसरा प्रतिवादी चाहिए, और एक वादी का वकील और दूसरा प्रतिवादी का वकील। ठीक है, मतलब आरोपी का वकील और जो आरोप जिसने लगाया है उसका वकील, साथ ही साथ आरोपी और जिसने आरोप लगाया है वो। तो इतने लोग तो कम से कम होने चाहिए, एक जज साहब और 4 लोग और, तो 1 और 4 मतलब 14। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 14 में किस चीज़ का वर्णन है, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तों का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 15 की, जिसमें वर्णन है मजिस्ट्रेटों से परिवाद का। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 200 से लेकर 203 तक। तो यहाँ पर देखिए मजिस्ट्रेटों में शब्द लिखा हुआ है टेटो। ठीक है, मतलब टैटो की बात हो रही है, टैटू की बात हो रही है, और परिवाद में परी शब्द, मतलब परी का टैटू बनवाना है। तो जाहिर सी बात है, टैटू जो बनाते हैं उनके हाथ में पेन जैसा रहता है ना, जिससे टैटू बनाया जाता है वो पेन जैसा ही होता है। तो पेन फॉर पेनेद्रा मतलब 15। तो आप ऐसे याद रखिएगा, पेन से ड्रा करते हैं तो पेन और ड्रा फॉर 15। तो आसानी से याद हो जाएगा कि अध्याय 15 में किस चीज़ का वर्णन है, मजिस्ट्रेटों से परिवाद का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 16 की, जिसमें वर्णन है मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किया जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने की बात होए तो कार्यवाही प्रारंभ कब की जाएगी, जब सुलह नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसे भी केस होते हैं ना जिससे बाहर ही सुलह हो जाती है, मतलब मजिस्ट्रेट के पास तक नहीं पहुँचना पड़ता। तो बाहर अगर सुलह नहीं होता है तब उसको कहाँ पहुँचना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। मतलब कार्यवाही तब प्रारंभ होगी मजिस्ट्रेट के सामने जब बाहर सुलह नहीं हो पाएगा। तो सुलह फॉर 16। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 16 में किस चीज़ का वर्णन है, मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 17 की, जिसमें वर्णन है आरोप का। ठीक है, तो अध्याय 17 में शब्द लिखा हुआ है शत्रु, 17 शत्रु, और आरोप की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, आरोप लगाने वाला शत्रु ही तो हो जाता है ना, जो आरोप लगाता है वो शत्रु हो जाता है, या फिर शत्रु ही आरोप लगाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 17 में किस चीज़ का वर्णन है, आरोप का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 18 की, जिसमें वर्णन है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का। और इसमें धारा आती है 225 से लेकर 237 तक। तो सेशन में शब्द लिखा हुआ है सन, सन मतलब होता है पुत्र। तो एक तरफ पुत्र लिखा हुआ है, उसका अपोजिट क्या होता है, पुत्री मतलब बेटी, बेटी फॉर बेटीन मतलब 18। ठीक है, तो 18 से आपको याद आ जाएगा कि धारा 18 में किस चीज़ का वर्णन है, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अध्याय 19 की, जिसमें वर्णन है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। ठीक है, वारंट मामलों के विचारण की बात हो रही है। तो वारंट में एक शब्द लिखा हुआ रट, मतलब रटने की बात हो रही है। ऐसा समझिए कि ये टॉपिक है, इसको रटने की बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति रट रहा है, अब रटेगा तो जाहिर सी बात है नॉइस होगी, रटने में शोर तो होता ही है ना, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो शोर होगा, नॉइस होगा, नॉइस फॉर 19। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 19 में किस चीज़ का वर्णन है, मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के
विचारण का। दूसरा तरीका है वारंट को याद करने के लिए कर लेते हैं करंट। अब करंट लगता है तो मुंह से आवाज़ निकलती है ना, तो आप ऐसे भी चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 20 की। इसमें वर्णन है मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण। ठीक है, इससे पहले वारंट मामलों के विचारण की बात हो रही थी, अब समन मामलों के विचारण की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए समन को याद करने के लिए कर लेते हैं सम्मान। ठीक है, और 20 याद करने के लिए कर लेते हैं टू आंटी, यानी 2 आंटियों की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है आंटी हैं तो उनका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो सम्मान फॉर समन आपको याद आ जाएगा, तो याद रखिएगा मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों के विचारण की बात किस अध्याय में की गई है, अध्याय 20 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 21 की, जिसमें वर्णन है संक्षिप्त विचारण का। तो चारण में शब्द लिखा हुआ है चारण, मतलब चरने की बात हो रही है। तो आपको पता है जो चारा होता है, जो घास होती है, उसको चरते कौन है, जानवर चरते हैं, जैसे काऊ हो गई, भैंस हो गई, ये सब। तो यहाँ पर देखिए 21 में शब्द लिखा हुआ है एक काइस। ठीक है, यानी एक काउस, काउ शब्द आपको मिल जाएगा। तो काऊ चारे का चारण करती है, ठीक है, मतलब चरती है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा। और दूसरा तरीका भी है कि एक क्वाइस में शब्द लिखा हुआ है एक खाइस। ठीक है, यानी ये खाई, खाते ही हैं। ठीक है, जो काऊ हैं या फिर कोई भी है जानवर जो है वो चारे को खाते हैं, मतलब चरण करते हैं, तो एक खाइस फॉर 21। तो ऐसे भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 260 से लेकर 265 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 21A की, जिसमें वर्णन है सौदा अभिभाग का, और धाराएं आती हैं वो हैं 265A से लेकर 265L तक। तो यहाँ पर देखिए सौदा में 100 शब्द लिखा हुआ है। 100 मतलब क्या होता है, शपथ वाले 100 की बात हो रही है ना, 100 सौगंध इसकी बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए 21 में शब्द लिखा हुआ है एक ईस। तो आपको पता है लोग भगवान की भी कसम खाते हैं, ईस की भी कसम खाते हैं, है ना, मतलब ईस की 100 खाते हैं, तो ईस फॉर 21 और 100 फॉर सौदा। और अभिभावक जो है आ का ए से स्टार्ट होगा, तो 21A। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 21A में किस चीज़ का वर्णन है, सौदा अभिभाग का। इसमें धाराएं कितनी आती हैं, तो आती हैं 265A से लेकर 265L तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 22 की। इसमें वर्णन है कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों के हाजिरी की। तो यहाँ पर कारागार से याद करते हैं इसको। तो कारागार में कारा शब्द लिखा हुआ है, कारा मतलब काले होने की बात। और कारा का अगर एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो किससे देते हैं, भैंस से, है ना। तो भैंस फॉर 22 भैंस। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 22 में किस चीज़ का वर्णन है, कारागार में परिरुद्ध व विरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी का। और इसमें धारा आती है 266 से लेकर 271 तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 23 की, जिसमें वर्णन है जांचों व विचारणों में साक्ष्य का। और इसमें जो धारा आती है वो आती है 272 से लेकर 299 तक। ठीक है, इससे पहले जांच और विचारण की बात एक और पॉइंट में हुई थी, वो था अध्याय 13, जिसमें हम लोगों ने बात किया था जांचों और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता का। तो वहाँ भी जाँच और विचारण की बात हो रही थी। तो हम लोगों ने याद किया था कि जब अधिकारिता में अधिकारी शब्द लिखा हुआ है ना, तो जब अधिकारी लोग जाँच के लिए आते हैं, जैसे मान लीजिए CBI की रेड पड़ी, तो क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो तोड़ फॉर तोड़ा यानी 13, यहाँ भी हम लोग तोड़ फोड़ से ही याद करेंगे। तो ऐसा समझिए कि अधिकारी लोग गए तोड़ फोड़ की, तो तोड़ फोड़ 13 हो गया था। अब अधिकारी लोग जो हैं वो तोड़ फोड़ क्यों करते हैं, जिससे कि कोई ना कोई सबूत मिले, यानी साक्ष्य मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो तोड़ आइस, यहाँ पर देखिए शब्द हम लोग 23 में ढूंढ लेते हैं, तोड़ आइस 23, तोड़ आइस। ठीक है, तो तोड़ आए किसके लिए, किससे कि साक्ष्य उनको मिल सके। ठीक है, पहले तोड़ने गए थे, तोड़े इसलिए जिससे कि उनको साक्ष्य मिल सके, अर्थात जांच की जिससे कि साक्ष्य मिल जाए। तो तोड़ के आगे जब उनको साक्ष्य मिल गया, तो तोड़ आइस फॉर 23 और साक्ष्य मिल गया अब उनको जांच करने से, तो जांच व विचारणों में साक्ष्य। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 23 में किस चीज़ का वर्णन है, जांचों व विचारणों में साक्ष्य का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 24 की। इसमें वर्णन है जांचों व विचारणों के बारे में साधारण उपबंध का। तो इसको याद करना आसान है। उपबंध में बंध शब्द यानी बंद शब्द लिखा हुआ है, और जांच की बात फिर से हो रही है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी मतलब कमरा है वो बंद है और वहाँ पे जांच करनी है, तो जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे कि उसकी चाबी चाहिए, है ना। कमरे की चाबी लेंगे, लॉक जो है उसको खोलने के लिए, फिर जाँच करेंगे। तो चाबी फॉर 24। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 24 में किस चीज़ का वर्णन है, जांचों व विचारणों के बारे में साधारण उपबंध का। ठीक है, और इसमें धारा आती है 300 से लेकर 327 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 25 की। इसमें वर्णन है विकृत चित्र अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध का, और इसमें धारा आती है 328 से लेकर 339 तक। तो यहाँ पर विकृत चित्त मतलब पागल व्यक्ति या फिर नशे में है जो व्यक्ति, उसकी बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है विकृत चित्त मतलब पागल। पागल टाइप कैसे याद करने के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 25 में शब्द लिखा हुआ है पक्षी।
आपको पता है पक्षी जिधर चाहे उधर घूमते रहते हैं, मतलब मनमौजी टाइप के होते हैं। तो मनमौजी जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा यही बोला जाता है कि ये थोड़े से पागल हैं, ठीक है, मतलब विकृत चित्त व्यक्ति हैं। कैसे? जो पक्षी की तरह मनमौजी हैं। तो पक्षी फॉर 25। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 25 में किस चीज़ का वर्णन है? विकृत चित्र अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 26 की, जिसमें वर्णन है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध का। और इसमें धारा आती है 340 से लेकर 352 तक। तो यहाँ पर देखिए न्याय की बात हो रही है और क्या लिखा हुआ है? न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो ऐसा समझिए कि कहीं भी कोई न्याय होने वाला है जिसमें लोग प्रभाव डाल रहे हैं जिससे कि न्याय ना हो पाए। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति प्रभाव डाल रहा है कि न्याय ना हो पाए, उसकी छवि खराब हो जाएगी, है ना। जो न्याय के विपक्ष में होगा तो उसकी छवि खराब होगी, छवि फॉर 26। तो आप ऐसे याद रखिएगा, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध किस अध्याय में है? अध्याय 26 में। इसके बाद है अध्याय 27, जिसमें वर्णन है निर्णय का। और इसमें धारा आती है 353 से लेकर 365 तक। तो यहाँ पर देखिए निर्णय की बात हो रही है और आपको पता है निर्णय वही व्यक्ति लेते हैं जिसके हाथ में सत्ता हो। जैसे कि घर की बात करें तो जो मतलब कि यह समझिए कि जो मालिक होता है, जो हेड होता है, वही निर्णय लेता है। देश में भी निर्णय वही ले पाता है जिसके हाथ में सत्ता हो। तो सत्ता फॉर 27, ठीक है। तो 27 सत्ता। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 27 में किस चीज़ का वर्णन है? निर्णय का वर्णन है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 28 की, जिसमें वर्णन है मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने का। और इसमें धारा आती है 366 से लेकर 371 तक। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है? मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, मतलब मृत्यु से संबंधित जो दंड है उसकी पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने की बात हो रही है। और 28 में दो शब्द लिखे हुए हैं 2 और 8। तो ऐसे समझिए कि अगर किसी को मृत्यु दंड दी गई है, उसकी पुष्टि के लिए उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु का सोच के वो व्यक्ति अंदर से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना। जो मृत्युदंड अगर किसी को दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है उसके बारे में सोच के अंदर से टूट जाएगा। तो टूटने में शब्द लिखा हुआ है 2 और 8। तो टूट 2 8 मतलब 28। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 28 में किस चीज़ का वर्णन है? मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 29 की। इसमें वर्णन है अपील का और इसमें धाराएं आती हैं 372 से लेकर 394 तक। तो बहुत ही आसानी से याद करेंगे, ये समझिए फनी तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर 29 में दो शब्द लिखे हुए 2 और 9। 2 और 9 शब्द लिखा हुआ है ना, दोनों को अगर साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा दोना। दोना से फुल्की वाले दोने की बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग फुल्की खाते हैं, ठीक है। उस दोने यानी पत्तल की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग फुल्की खाने के बाद क्या करते हैं कि उसका जो पानी होता है, खट्टा पानी, उसको भी पीते हैं। तो बोलते हैं ना कि ये पानी पीऊँगा, तो क्या करते हैं? उसको दोने में डलवाते हैं। तो दोना फॉर 2 और 9। अब पानी पी लिया तो पी लिया फॉर अपील, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 29 में किस चीज़ का वर्णन है? अपील का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 30 की। इसमें वर्णन है निर्देश व पुनरीक्षण का, ठीक है। पुनर्निरीक्षण। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 395 से लेकर 405 तक। तो याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर निर्देश या फिर पुनर्निरीक्षण की बात हो रही है। तो आपको पता है निर्देश या फिर पुनर्निरीक्षण, निर्देश मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। या फिर पुनर्निरीक्षण की अगर बात करें तो दोनों के बारे में कौन व्यक्ति बोल सकते हैं? जिसके हाथ में अथॉरिटी हो, है ना। जिसके हाथ में अथॉरिटी होगी वही बोलेगा। बाकी जो नीचे काम कर रहे हैं वो तो बोलेंगे नहीं कि पुनर्निरीक्षण करो या फिर निर्देश देंगे, वो ऐसा नहीं है। तो जिसके हाथ में अथॉरिटी है वही ऐसा करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा अथॉरिटी फॉर 30। तो आपको याद आ जाएगा कि अध्याय 30 में किस चीज़ का वर्णन है? निर्देश व पुनर्निरीक्षण का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 31 की। इसमें वर्णन है आपराधिक मामलों के अंतरण का। और इसमें जो धाराएं हैं वो आती हैं 406 से लेकर 412 तक। तो यहाँ पर देखिए 31 में शब्द लिखा हुआ है 1T। और यहाँ पर आपराधिक मामलों के अंतरण की बात हो रही है। अंतरण मतलब क्या होता है? ऐसे समझिए जैसे एक शब्द है धर्मांतरण, मतलब धर्म का बदलाव कर लेना, एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाना, धर्मांतरण होता है। वही शब्द अंतरण शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। अंतरण मतलब क्या होता है? बदलाव। ऐसा समझिए कि कोई भी केस एक न्यायालय में है तो एक जज जो कर रहा है वो दूसरे न्यायालय में उस केस को भेज रहा है, ठीक है। तो ये अंतरण हो गया। तो यहाँ पर देखिए 31 में शब्द लिखा हुआ है 1T, यानी ऐसा समझिए कि एक जो बंदा है, एक जो जज साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं? टी पी रहे हैं, ठीक है। टी पी रहे हैं तो मतलब फ्री नहीं है, तो वो क्या करें? उस केस को दूसरे न्यायालय में भेज रहे हैं, ठीक है। मतलब उसका अंतरण कर रहे हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि अध्याय 31 में किस चीज़ का वर्णन है? आपराधिक मामलों के अंतरण का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 32 की, जिसमें वर्णन है दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार व लघुकरण। और इसमें धाराएं आती हैं 413 से लेकर 435 तक। तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है जो दंड दिए गए हैं उसको कम करने की या फिर समाप्त करने की, इन सब चीज़ों की। ठीक है, लघुकरण मतलब क्या होता है, कम करना। और इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 28 याद किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मृत्युदंड की पुष्टि के लिए व्यक्ति को बुलाया गया है तो उसका मन क्या होता है, अंदर से टूट जाता है। तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दी गई है, अब उस मृत्युदंड को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि बोल रहे हैं कि मृत्युदंड का कम कर देंगे और कुछ सजा दे देंगे कि इतने वर्ष ये जेल में रहेगा, लेकिन मृत्युदंड नहीं देंगे। तो ये कह सकते हैं ना कि उसके व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं जीने की एक आस जग जाएगी, मतलब जीने की एक रोशनी कहीं ना कहीं से जगमगाएगी उसके मन के अंदर। रोशनी मतलब बत्ती की बात हो रही है, बत्ती फॉर बत्ती सबको याद आ जाएगा। ठीक है, दीपक में जो बाती होती है उसको बत्ती भी बोलते हैं ना, तो बत्ती फॉर 32। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 32 में किस चीज का वर्णन है, दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार व लघुकरण का। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसको अगर मृत्युदंड दिया गया है उसको समाप्त कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि जीने की एक आस, एक उम्मीद, या फिर ऐसा कहिए कि मन में एक रोशनी सी जग जाएगी कि अब वो कुछ कर सकता है या फिर जी सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 33 की, जिसमें वर्णन है बेल और बंद पत्रों के बारे में, उपबंध का। बेल मतलब जमानत की बात हो रही है और इसमें धाराएं आती हैं 436 से लेकर 450 तक। तो यहाँ पर बेल की बात हो रही है, तो बेल को याद करने के लिए कर लेते हैं बिल। बिल आपको पता है अगर बिल बजाएंगे तो कैसे बजेगी, ट्रिंग ट्रिंग। तो यहाँ पर ट्रिंग ट्रिंग से आपको 3 याद आ जाएगा। ठीक है, या कि टिंग टिंग से आपको 3 याद आ जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा आपकी 3 फॉर 33। तो अध्याय 33 में किस चीज़ का वर्णन है, बेल और बंध पत्रों के बारे में, उपबंध का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 34 की। इसमें वर्णन है संपत्ति के व्ययन का। ठीक है, तो यहाँ पर संपत्ति को याद करने के लिए कर लेते हैं सिंपत्ति। ठीक है, मतलब सिंपत्ति की बात कर लेते हैं। और 34 में शब्द लिखा हुआ है चोट। ठीक है, मतलब चोट की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग सिंपत्ति दिखाने आ जाएंगे। तो सिंपत्ति फॉर संपत्ति मतलब संपत्ति का व्ययन, और चोट फॉर 34। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 34 में किस चीज़ का वर्णन है, संपत्ति के व्ययन का। ठीक है, और इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं 451 से लेकर 459 तक। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 35 की। इसमें वर्णन है अनियमित कार्यवाहियों का और इसमें धाराएं आती हैं 460 से लेकर 466 तक। तो यहाँ पर देखिए अनियमित कार्यवाही में शब्द लिखा हुआ है अनियमित कार्य। नियमित मतलब रेगुलर, अनियमित की बात हो रही है। ठीक है, मतलब उसका अपोजिट। तो यहाँ पर अनियमित कार्य की जब बात हो रही है और 35 में देखिए शब्द 2 लिखे हुए हैं, 3 और 5। तो आपने एक शब्द सुना होगा कि 3-5 करना, सुना हुआ है शब्द ना आपने, 3-5 करना। मतलब ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है जो कि हमेशा धोखा देता रहता है लोगों को, तो बोलते हैं ना कि उसका काम ही है 3-5 करना। ठीक है, तो यहाँ पर 3-5 की बात हो रही है। तो अगर कोई बंदा 3-5 करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो कार्य है वो नियमित रूप से नहीं चलेगा। एक ही बार हो पाएगा कि एक व्यक्ति को धोखा दे पाए, दोबारा तो दे नहीं पाएगा। तो जो 3-5 करने का काम होता है वो अनियमित कार्य की तरह होता है, नियमित कार्य नहीं होता, क्योंकि ये रेगुलर नहीं चलने वाला। तो याद रखिएगा अध्याय 35 में किस चीज़ का वर्णन है, अनियमित कार्यवाहियों का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 36 की, जिसमें वर्णन है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा का। ठीक है, और इसमें धारा आती है 467 से लेकर 473 तक। तो यहाँ पर देखिए परिसीमा शब्द लिखा हुआ है। सीमा आपको पता है, सीमा मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति है अपनी सीमा से बाहर जाएगा तो उसको क्षति यानी नुकसान पहुँचने वाला है। ठीक है, मतलब बाउंड्री से बाहर जाएगा। ऐसे समझिए कि जो आतंकवादी लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, भारत की बाउंड्री में आते हैं तो जाहिर सी बात है मारे जाते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई सीमा से बाहर जाएगा तो मारा जाएगा, तो यानी क्षति पहुँचेगी उसको, क्षति फॉर 36। तो आप ऐसे याद रखिएगा अध्याय 36 में किस चीज़ का वर्णन है, कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा का। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट है कौन सा, अध्याय 37, क्योंकि आपको पता है कि अध्याय 37 तक ही है। तो अध्याय 37 में वर्णन है प्रकीर्ण का, और इसमें जो धारा आती है वो आती है 474 से लेकर 484 तक। तो यहाँ पर देखिए प्रकीर्ण में लास्ट में शब्द लिखा हुआ है कीर्ण। याद करने के लिए कर लेते हैं कर्ण। कर्ण आपको पता है कि सारथी के पुत्र थे, है ना, जो कर्ण थे वो सारथी के पुत्र थे, मतलब वो रथ चलाते थे, उनके पुत्र थे। तो सारथी फॉर 37। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अध्याय 37 में किस चीज़ का वर्णन है, प्रकीर्ण का।
ठीक है। तो इस तरीके से अपना सीआरपीसी के सभी अध्याय कंप्लीट हुए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं जिसके माध्यम से हम लोग सीआरपीसी की धाराओं को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, आपको कौन सा पसंद आता है वो कमेंट करके बताइएगा, उसके आधार पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है, जैसे कि आपके सामने मैंने लिस्ट खोली है, तो हम लोगों ने अभी अध्याय को याद किया। मैंने आपको बताया कि अध्याय 1 में प्रारंभिक की बात की गई है, मतलब नाम, विस्तार, परिभाषाएं, इन सब की बात की गई है, और उसमें धारा आता है 1 से लेकर 5 तक। दूसरे की बात मैंने की थी कि अध्याय 2 में दंड न्यायालय तथा कार्यालयों के गठन की बात है, और उसमें धाराएं आती हैं 6 से लेकर 25A तक। ऐसे ही 3 को मैंने आपको बताया था कि अध्याय 3 में न्यायालय की शक्ति का वर्णन है, और उसमें धारा आती है 26 से लेकर 35 तक। ऐसे ही सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सिंपल सा सबसे पहला तरीका यही है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं कि किसके अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की धाराएं आती हैं। जैसे कि न्यायालय की शक्ति की अगर बात करें तो 26 से लेकर 35 तक ये धाराएं आएंगी। तो जब भी न्यायालय की शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन कौन सा क्लियर करोगे, 26 से 35 के बीच वाला, ठीक है। कभी भी ऑप्शन लगातार एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। अगर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा समझिए कि लगभग 90% क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जो कि दूर दूर के ऑप्शन दिखाते हैं, ना कि लगातार के ऑप्शन। तो एक तो तरीका ये है जिसके माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं सीआरपीसी की धाराओं को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये वाला तरीके से मैं आपको ट्रिक बताऊं तो ये मैं आपको याद करवा दूंगा कि कैसे इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं, जैसे कि समझिए अध्याय 1 जो है 1 से लेकर 5 तक है, ठीक है, और दूसरा अध्याय शुरू होता है 6 से। तो 1 और 6 को मैं दोनों को इकट्ठा कर दूंगा तो 16 हो जाएगा। उसके बाद अगला अध्याय देखिए जो 3 है वो 26 से शुरू होगा, और उसके बाद 36 से शुरू होगा अध्याय 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंक, 16, 26 और 36, ठीक है। ये याद हो जाएगा आसानी से। अब 16 में 1 अलग है, 6 अलग है, मतलब 1 जो है 1 से 5 तक अध्याय 1 की बात, 6 से 26 अगला आएगा, तो 26 के पहले मतलब 25 तक आ जाएगा अध्याय 2 में। फिर मैंने 36 बताया तो 36 से पहले तक मतलब 26 से 35 तक आ जाएगा अध्याय 3 में। तो ऐसे अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ये वाला तरीका भी है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो इस पर मैं ट्रिक बना दूंगा जिससे कि आपको ये नंबर भी याद आ जाए कि किस अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं, या फिर कहाँ से कहाँ तक की धाराएं हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को ट्रिक के माध्यम से याद करें कोरिलेशन मेथड से, लेकिन मैं आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करवा पाऊंगा। आपको बहुत ज़्यादा मैं तो 20 से 25 ही याद करवा पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है नंबर को कोरिलेट करना। तो अगर आप बोलोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ ही याद करवा पाऊंगा, ज़्यादा याद नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।